पुष्प एक द्रव्य है और उस पुष्प रूपी द्रव्य का प्रत्यक्ष या तो चक्षुरेंद्रिय से हो सकता है या तो त्वगिंद्रिय से हो सकता है। घ्राणेंद्रिय से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो घ्राणेंद्रिय से पुष्प का प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा संबंध कारण होता है? कोई संबंध संबंध संयोग होगा तो उसका प्रत्यक्ष होगा क्या? है मैंने ये पूछा कि घ्राणेंद्रिय से पुष्प का प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा संबंध कारण होता है? तो हाँ, तो यही तो कौन से संबंध होते हैं? फिर श्रोत्र इंद्रिय से लेगी, श्रोत्र इंद्रिय से जब हमें पुष्प का प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा संबंध लगेगा? हाँ, किस संबंध से होगा? हाँ, पुष्प का प्रत्यक्ष किस संबंध से होगा? लिखिए। हाँ, होगा ही नहीं। श्रोत्र इंद्रिय से पुष्प का प्रत्यक्ष होगा ही नहीं, ये इसका उत्तर होता है। संबंध क्या? संबंध तो हो सकता है श्रोत्र इंद्रिय का पुष्प के साथ। यहाँ लगा दीजिए ना पुष्प को, तो पुष्प के साथ संयोग होगा क्या श्रोत्र इंद्रिय का? नहीं होगा। संयोग होगा, लेकिन उस संयोग संबंध से श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि दो द्रव्य है, द्रव्य का संयोग होने में क्या दिक्कत है? प्रत्यक्ष नहीं होगा। हाँ, उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा, संयोग होगा। तो क्या लिखेंगे? संयोग से निकर्ष लिखेंगे? नहीं, ये इसका किस इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है? आपको उत्तर लिखना है, किसी होता ही नहीं, प्रत्यक्ष ही नहीं होता, यही उसका उत्तर है। इस संबंध से नहीं। हाँ, संबंध होता है, ये हम मानते हैं, लेकिन उस संबंध से प्रत्यक्ष तो नहीं होता है ना। तो देखिए, हमारा ये अभी 5 संबंध का विचार अभी तक हो गया है ना? हाँ, जलाना पड़ेगा। तो श्रोत्र के द्वारा जब शब्द का प्रत्यक्ष करना हो तो समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। श्रोत्र के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष करना हो तो समवाय संबंध से उसका प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि श्रोत्र है आकाश। श्रोत्र क्या चीज है? आकाश है। यहाँ का जो आकाश है उसको कहते हैं श्रोत्र, और शब्द उसका गुण है। आकाश का शब्द गुण है, तो श्रोत्र हो गया आकाश और शब्द हो गया उसका गुण। तो गुण और गुणी इन दोनों का समवाय संबंध होता है, इसलिए श्रोत्र का शब्द के साथ कौन सा संबंध है? समवाय संबंध है। तो श्रोत्र से जब शब्द का प्रत्यक्ष करना हो तो समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। अब शब्द में जो रहता है शब्दत्व, उस शब्दत्व का प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा संबंध कारण होगा? समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। श्रोत्र का समवाय संबंध है शब्द के साथ, और शब्द में समवाय संबंध से रहता है शब्दत्व। तो जब आप समवाय के आगे और कुछ जोड़ना चाहेंगे तो समवाय के स्थान पर समवेत शब्द का प्रयोग करेंगे। हाँ, तो पहले हो जाएगा श्रोत्र समवेत। श्रोत्र का समवाय संबंध किसके साथ है? शब्द के साथ। तो श्रोत्र समवेत कौन है? शब्द। श्रोत्र में समवेत है शब्द, और उस शब्द में समवाय संबंध से रहता है शब्दत्व। तो श्रोत्र के द्वारा शब्दत्व का प्रत्यक्ष करना हो तो समवेत समवाय संबंध कारण होता है। अब उसमें शब्दत्व के साथ ये भी समझना, कत्व खत्व गत्व, ये जो है ना उस वर्णगत जातियां, तो उनका भी प्रत्यक्ष करना हो तो यही संबंध कारण होगा, क्योंकि क एक शब्द है। उस क शब्द के साथ श्रोत्र इंद्रिय का कौन सा संबंध होगा? समवाय संबंध है ना। क ये जो वर्ण है एक शब्द है, इस शब्द के साथ श्रोत्र का होगा समवाय संबंध, उसमें कत्व जाति रहेगी समवाय संबंध से। तो इस प्रकार से ये श्रोत्र समवेत समवाय संबंध से कत्व खत्व आदि का प्रत्यक्ष होगा। तो अभी तक हमने भाव पदार्थों का जो प्रत्यक्ष करना है उसका विचार किया। इंद्रियों से जिन जिन भाव पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है तो उनका प्रत्यक्ष में कौन सा संबंध कारण होता है, उन 5 संबंधों की चर्चा हम लोगों ने की। अभी सब हो गया, अभी सभी इंद्रियों की इसमें बात आ गई। अपने अपने विषय का प्रत्यक्ष करने के लिए इंद्रियों के पास इतने ही सन्निकर्ष होते हैं भाव पदार्थ का प्रत्यक्ष करने के लिए। अभी घटा भाव का प्रत्यक्ष करना है जैसे चक्षुर इंद्रिय से, शब्दा भाव का प्रत्यक्ष करना है श्रोत्र इंद्रिय से, गंधा भाव का प्रत्यक्ष करना है घ्राणेन्द्रिय से, रसा भाव का प्रत्यक्ष करना है रसनेन्द्रिय से। ऐसा होता है ना, कुछ स्वाद ही नहीं आता है, अच्छी चीजें खाते लेकिन रस नहीं पता चल रहा है, तो रस के अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो होता है रसनेन्द्रिय से। हाँ, तो उसमें स्वाद नहीं है, इस प्रकार से होता है। तो अब उसमें तो है ही नहीं, तो जैसा हो, लेकिन अभाव का तो प्रत्यक्ष हो रहा है। और होकर के भी नहीं हो रहा है तभी भी वो तो एक अभाव का ही ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो भ्रम है। फिर जो मीठी चीनी है लेकिन खाने पर भी मीठी नहीं लग रही है, सर्पदंश जिसको हो गया है, तो उसका भ्रम है, वो भ्रम के कारण से ऐसे। और कटु नीम है, उसमें कटुत्व का ज्ञान नहीं हो रहा है, उसको मीठा लग रहा है, वो भ्रम है, लेकिन अभाव है।
मतलब क्या है, उसमें कटुता के अभाव का ज्ञान हो रहा है उसको। किसमें? कटु नींब में। अच्छा, उससे ये जो ज्ञान हो रहा है कि सर्प का जो विष है वो चढ़ रहा है, ये अनुमान है ना? हाँ, उसका संबंध वैसा है, लगाया हुआ है। जैसे मैंने नमक खा रहे हैं और वो मुझे नमकीन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब हो गया ना कि उसका जो विष है वो मतलब चढ़ गया मेरे ऊपर। ये तो ये ज्ञान कौन सा है? ये अनुमानी है ना? हाँ, इसी प्रकार से पहले से ऐसा होता है, उसको मानना पड़ेगा। उसका है ऐसा जब हो रहा है तो इसमें हमारा जीवा का स्वाद बदल जाता है, इसका अर्थ ये है कि जहर चढ़ा हुआ है। ये अनुमान ही है, वो तो दिखता थोड़ी है हमें। हाँ, वो तो अयथार्थ ज्ञान है, क्योंकि वो पदार्थ तो मीठा था ना, अब उसको मिठास का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो मधुर रस होते हुए उसके अभाव का ज्ञान हो रहा है। तो जो पदार्थ है लेकिन उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, होते हुए ज्ञान न होना, ये भ्रम है। जैसे नहीं होने पर पदार्थ का ज्ञान होता है, उसको भ्रम कहते हैं। जैसे शुक्ति में रजत था क्या? नहीं, अभी दृष्टांत, शुक्ति में रजत था क्या? नहीं था। नहीं होने पर भी आपको दिखाई देता है, तो वह अयथार्थ अनुभव है ना। पदार्थ न होने पर दिखाई देना, ये जैसे भ्रांति होती है, तो वैसे पदार्थ होकर के न दिखाई देना, ये भी भ्रांति है। नहीं होकर के दिखाई देना भ्रांति, न होकर के दिखाई देना, अच्छा, नहीं होकर के दिखाई देने की हो गया, और होकर के नहीं दिखाई देना है वहां पर, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? भ्रम है। होकर के वहां है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा। दो व्यक्ति होंगे, मान ली गलती से किसी को सांप ने काटा है, उसको नहीं पता इनको सांप ने काटा है, तो दोनों मित्र बैठे हुए हैं, एक ने खाया मिठाई, उसने भी खाया मिठाई, तो जो जिसको सांप ने काटा उसको पता नहीं कोई सांप ने काटा है, लेकिन उसको मीठा नहीं लगा मिठाई, और दूसरे को मीठा लगा, तो वास्तव में शक्कर मीठी होती है, इसका प्रमाण कौन देगा उन दोनों में से? शक्कर मीठा होता है, इस बात का क्या प्रमाण है? प्रमाण तो खुद ही है ना व्यक्ति। अरे भाई, मुझे मीठा कैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि चीनी मीठी है, उसने बहुत बार खाई है ना, तो इसका मतलब यही बना कि मेरे पूर्व का जो मतलब प्रमाण है वही प्रमाण इसमें है ना। सब आप चीनी खाने से पहले ही आपको मिठास का ज्ञान कैसे? आप कहते हैं चीनी बहुत मीठी है, कैसे? आपने तो देखा नहीं, अभी तो प्रत्यक्ष नहीं आपका, लेकिन आपने पूर्व नहीं, पहले अनुभव है ना आपका, मतलब उसके संस्कार है ना आपके चित्त में, भाई ये पदार्थ मैंने पहले खाया था, बहुत मीठा लगा था, इसका मतलब ये भी ऐसा, ये भी मीठा है, ऐसे होगा, ये बहुत मीठा है। तो वो उस संस्कार के द्वारा स्मरण हमें होता है, इससे हम अनुमान करते हैं ऐसा। गंगा जी का जल बहुत ठंडा है, कहाँ कैसे? आप तो अभी उतरे ही नहीं है और पहले से कह रहे ठंडा है, अभी रोज उतरते थे तो पता है, तो पहला हमारा अनुभव संस्कार है, तो उसके कारण से हम कहते हैं अभी आज बहुत ठंडा है। अच्छा, तो उसकी वजह से ये होता है, स्मरण है, स्मरण से वो पहले कह देता है कि ये बहुत ठंडा है, ये बहुत तीखा है, ये बहुत गर्म है, ये बहुत ठंडा है, ये सब जो होता है हम वो हमारे संस्कार के द्वारा हम ऐसा करते हैं, कहते हैं। तो अभी हमें अभाव का प्रत्यक्ष करना है, पदार्थों के अभाव का प्रत्यक्ष करना है। अब जो इंद्रिय जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष कर सकती है ना, जो इंद्रिय जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष कर सकती है, उस पदार्थ के अभाव का प्रत्यक्ष भी वही इंद्रिय कर सकती है। नियम बोलिए, ऐसा थोड़ी होता है, उसको देख करके नहीं। हाँ, तो फिर ये गलत है, नहीं अब नहीं बोलना है ना बीच में, फिर नहीं किया तो। हाँ, ध्यान में नहीं रहा। अब कभी भोजन करना भूलते हो क्या? हाँ, लिखे ना। हे भगवान, नारायण नारायण। अब सर पर हाथ रखने वाले हैं। हाँ, समान कैसे? गृह्यते गृह्यते, वो यद वस्तु ही कर्म है ना उसका। यहाँ पर नीचे जो है ना, तदगत जाति और तदाभाव, ये है जिस वस्तु का जिस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो उसी में रहने वाली जाति का भी ग्रहण उसी इंद्रिय से किया जाता है। क्रिया तो ये ना, ग्रहण करने की क्रिया हो रही है, उसका कर्म बदल रहा है। पहले कर्म था वस्तु, जिस वस्तु का जिस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो उसमें रहने वाली जाति और उसके अभाव का भी प्रत्यक्ष उसी इंद्रिय के द्वारा किया जाता है ना। ये कर्मवाच्य प्रयोग है, इसको समझना है। गृह्यते का कर्ता कौन है? हाँ, इंद्रिय को क्या है, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। यहाँ कर्ता का तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। चैत्र मैत्र के द्वारा इंद्रिय के माध्यम से हम उसका ग्रहण करते हैं ना, इंद्रिया नहीं ग्रहण करती उनका। हाँ, वो करण है। और या तो करण में कर्तृत्व का
आप ऐसा करेंगे, आरोप करेंगे, होता है करण में भी कर्तृत्व। जैसे क्या है आपका वन्नी पचती, ये जो होता है ना, पकाता तो वन्नी से है, लेकिन उसमें आपको कर्तृत्व का यदि आरोप करना हो, कर्म कर्तृ प्रयोग जो है ना लघु में, तो उससे वो कर्ता भी बन सकता है, वैसे वन्नी पचती। इंद्रियों के द्वारा मिठास का ज्ञान होता है, इंद्रियों के द्वारा मिठास मतलब उस वस्तु का ज्ञान होता है, ग्रहण होता है। वो वस्तु है ना, एक रस एक वस्तु है, पदार्थ है, रस पदार्थ हो, द्रव्य पदार्थ हो, तो जिस पदार्थ का जिस इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है, जिस पदार्थ का जिस इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है, तो उसमें उस पदार्थ में रहने वाली जाति और उस पदार्थ के अभाव का भी प्रत्यक्ष उसी इंद्रिय के द्वारा किया जाता है। ये नियम आपको करने पड़ेंगे ना, वो तभी ये घटाएंगे ना, ऐसे कैसे होता है। अब यहाँ तो रटना तो कुछ है नहीं, इतना तो इतना उतना तो नियम तो होना ही चाहिए, एक आधा है कि नहीं? हाँ क्या? हाँ, फिर ये नाटकबाजी नहीं होनी चाहिए इसे। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये उन इन एतत् कारण मध्ये तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये, वो एक अलग अलग प्रथमांत पद भी रहते, लेकिन यहाँ पर तदेतत् कारणम त्रिविध कारण मध्ये, हाँ तेषु एतेषु त्रिविध कारणेषु मध्ये यत् यत् असाधारणम कारणम। हाँ ठीक है, इसमें वो समास करना पड़ेगा। वे ये जो तीन प्रकार के कारण है, वे ये जो तीन प्रकार के कारण है, तानि एतानि त्रिविधानि कारणानि, तानि एतानि त्रिविधानि कारणानि, कर्मधारे समास करना पड़ेगा। तानि एतानि तदेतानि, तदेतानि च तानि कारणानि, तदेतत् कारणानि, त्रिविध कारणानि। वे ये जो तीन प्रकार के कारण है, वो ये जो तीन प्रकार के कारण है, वो तीन प्रकार के कारण में जो असाधारण कारण है, ठीक है, समास उसमें करना पड़ेगा। अभी आपको जो बताया अभी, तो उन इन तीन प्रकार के कारणों में, उन इन तीन प्रकार के कारणों में जो असाधारण कारण है, तो उसको कहते हैं असाधारण कारण। तो अभाव का प्रत्यक्ष यदि करना हो, क्या कहते हैं, अभाव का यदि प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा संबंध कारण होता है, उस संबंध का भी बताते हैं। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षः, घटा भाववत् भूतलम इत्यत्र चक्षुः संयुक्ते भूतले घटा भावस्य विशेषणत्वात्। अभाव का प्रत्यक्ष करना हो तो विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कारण होता है। विशेषणता सन्निकर्ष अथवा विशेषता सन्निकर्ष, ऐसा उसको कहेंगे। ये भाव जो है ना, ये आखिरी जो भाव पद आया है, तो उसका दोनों के साथ संबंध करेंगे। विशेषणता सन्निकर्ष तो विशेषता सन्निकर्ष, ऐसा उसको कहते हैं। विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष जो होता है ना, वो अलग होता है। कभी अभाव विशेषण होता है और कभी अभाव विशेष्य होता है। जिस अभाव का हमें प्रत्यक्ष करना है, वो अभाव कभी उस ज्ञान में विशेषण होता है, कभी उस ज्ञान में वो विशेष्य होता है। क्योंकि हम विचार पहले किए हैं कि जो सविकल्पक ज्ञान होता है, उस सविकल्पक ज्ञान के तीन विषय होते हैं। सविकल्पक ज्ञान के तीन विषय होते हैं, प्रकार, विशेष्य और संबंध। प्रकार मतलब विशेषण, विशेष्य और संबंध। तो अयम घट, यह ज्ञान किसको किसको विषय करता है, और घटत्व को और समवाय को, तीन को विषय करने वाला ये होता है। विशेषण, विशेष्य और संबंध को विषय करता है। तो ऐसा ही अभाव को जब विषय करने वाला ज्ञान होगा, वह भी तीनों को विषय करेगा, है ना। तो वो अभाव को विषय करेगा, है ना। तो वह अभाव कभी विशेष होगा, कभी विशेषण होगा। वह अभाव उसके आश्रय को विषय करेगा। अभाव, अब अभाव में कोई रहने वाला जाति नहीं, धर्म नहीं है। अभाव, अभाव का आश्रय और उस अभाव और अभाव के आश्रय का संबंध। जैसे भूतल में घट नहीं है, भूतले घटो नास्ति, ये हमें प्रत्यक्ष करना है। भूतल में घट के अभाव का प्रत्यक्ष करना है, भूतल में घड़ा नहीं है। तो ये घटा भाव का प्रत्यक्ष किस इंद्रिय से होगा, चक्षुर इंद्रिय से होगा। हाँ हाँ, चक्षुर इंद्रिय और त्वग इंद्रिय, इन दो इंद्रियों से भूतल में घटा भाव का प्रत्यक्ष हो सकता है। और किसी इंद्रिय से,
और किसी इंद्रिय से, मन से तो होगा नहीं, मन का विषय। हाँ, मन केवल आत्मरूपी द्रव्य का प्रत्यक्ष कर सकता वो, और उसका अभाव तो होता नहीं। आत्मा के क्या अभाव का प्रत्यक्ष करेगा वो इधर है उधर है ऐसा नहीं, व्यापक है ना आत्मा, इसलिए उसके अभाव का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है ना। उसका उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, इसलिए उसका प्राग भाव प्रध्वंसा भाव भी नहीं है। और उसके अन्य भाव को विषय कर सकता है। एक आत्मा से दूसरी आत्मा भिन्न है ना। तो चलिए उस विषय को रहने दीजिए। तो ये है हमारा क्या है, भूतल में घट नहीं है, भूतल में घट नहीं है। भूतले घटो नास्ति, अर्थात भूतल में क्या है, घट का अभाव है। भूतल में घट का अभाव है। अब ये जो ज्ञान हो रहा है ना, ये ज्ञान तीन को विषय कर रहा है, भूतल को, घटा भाव को, और भूतल और घटा भाव का जो संबंध है उसको, इसको विषय कर रहा है। अब जो संबंध कौन सा, ये संबंध है, विशेषण विशेष भाव संबंध, ये संबंध है वहां पर। तो भूतल में घट नहीं है, ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान में विशेष्य कौन है और विशेषण कौन है। भूतल में घट नहीं है, तो जो भूतले सप्तम्यंत है ना, ये विशेषण है। भूतले घटो नास्ति, दो प्रकार का प्रयोग होगा, कभी घटाभाव विशेष्य भी बनेगा और कभी घटाभाव विशेषण भी बनेगा। हाँ नहीं, सप्तम्यंत जो प्रयोग होता है ना, तो वो विशेषण होता है। सप्तमी अपना जो है ना, व्याकरण के नियम के अनुसार भी सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग होता है। सप्तम्यंत जब रहता तो समास के बारे में आया, वैसे सप्तमी बहुब्री समास में जैसे ना, सप्तमी और जो विशेषण है उसका पूर्व प्रयोग किया जाता है। जले क्या है, गंगायाम जलम दुग्धे घृतम, तो वहां पर घृतम जो है ना वो विशेष्य है, और जले जो होगा ये विशेषण है। इसी प्रकार से भूतले घटः, तो भूतल विशेषण है, घट विशेष्य है। तो उसमें रहने वाला उस पदार्थ का विषय कर रहे हैं ना, वो पदार्थ वहां पर प्रधान है, वो तो आश्रय रूप से गौण है। टेबल पर पुस्तक है, ये टेबल गौण है, ये पुस्तक को विशेषित किया जा रहा है टेबल के द्वारा। टेबल पर विशेषण है, टेबल पर पुस्तक मतलब वो पुस्तक नहीं, ये पुस्तक, ये जो है ना उत्पीठिका, इसके द्वारा ये पुस्तक विशेषित हो रहा है। ये इसमें रहने वाला पुस्तक है, वो पुस्तक जो है वो इसमें रहने वाला नहीं है। मतलब इस टेबल रूपी विशेषण ने क्या किया, इस पुस्तक को उस पुस्तक से अलग किया। ये बात समझ में आ रही। विशेषण यानी क्या होता है, जो भेदक होता है, जो अपने सजातियों से अलग करने वाला हो या विजातियों से अलग करने वाला हो, उसको विशेषण कहते हैं। नीलः घटः, तो ये नील विशेषण क्या करता है, घट को अन्य घड़े से अलग करता है। अन्य चाहे सजातीय घट हो, चाहे अन्य विजातीय अन्य रंग वाले जितने हो, उनसे भी वो अलग करता है। हाँ, अन्य विजातीय यदि समान रंग वाले हो तो उससे अलग नहीं कर सकता है वो। नील वर्ण का पट है, उससे वो अलग नहीं करेगा नील विशेषण, तो उससे अलग तो उसका घटत्व करेगा। जैसे कि जंगल में हरियाली है, ठीक है ना, तो ये जंगल जो है ये क्या है, विशेषण है कि यहाँ पे विशेष है? ये तो विशेष है, ये विशेषण है। हरियाली अन्यत्र भी है, उस हरियाली का यहाँ पर विशेषित किया जा रहा है कि जंगल में रहने वाली जो हरियाली, यहाँ की हरियाली नहीं, जंगल की हरियाली, उस हरियाली को, हरियाली की विशेषता आप बता रहे हैं। ये तो गांव की हरियाली, ये नहीं जंगल की हरियाली। तो जो विशेषता है वो तो उसमें रहने वाला जो गुण है ना, विशेष में रहने वाला जो गुण को ना बोलते हैं विशेषता। तो ये किस में विशेषता आ गई है? जैसे जंगल, ये हरियाली में, हाँ, जंगल मतलब पहले सूखा था, जब बारिश नहीं हुई थी, बारिश के बाद जंगल में हरियाली आ गई, तो ये तो उसकी जो विशेषता बढ़ गई ना। वो उस दृष्टि से अलग चीज होता है विचार। हमें हरियाली को देखिए आप, हरियाली कहाँ हो सकती है, गाँव में भी हरियाली हो सकती है और जंगल में भी हरियाली हो सकती है। तो हरियाली दो हो गई कि नहीं, एक गाँव की हो गई, एक वहाँ की हो गई, एक जंगली पशु हो गया, एक ग्रामीण पशु हो गया। तो जंगली पशु और ग्रामीण पशु, यहाँ पर हम पशु को बता रहे हैं, पशु की विशेषता है गांव में रहने वाला, ये उसका विशेषण है। पशु का विशेषण है कि जंगल में रहने वाला, ऐसा पशु जो जंगल में रहता है, ऐसा पशु जो गांव में रहता है, ऐसा पशु। तो पशु को अलग किया जा रहा है उस विशेषण के द्वारा। ग्रामे पशु, ग्रामस्थ पशु जो है, तो ग्रामस्थ उसका विशेषण हो जाता है। इस जंगल में हरियाली है तो इसका तो भी अन्य जंगलों से अलग किया जा रहा है उस हरियाली को, तभी भी ये क्या, इस जंगल में। तो फिर यहाँ पे हम अलग किसको कर रहे हैं, यहाँ पे हम अलग कर रहे हैं जंगल को। वो जंगल अलग है, ये जंगल अलग है, इसमें हरियाली उसमें हरियाली नहीं है।
हरियाली को ही आप विचार करेंगे। वहाँ जो होता है ना, इस जंगल में हरियाली है और उस जंगल में हरियाली नहीं है, तो नास्ति अस्ति का जो विषय हो रहा है ना, मुख्य रूप से कर्ता कौन है वहाँ पर? हरियाली। हरियाली के है नहीं का विचार आप कर रहे हैं। हरियाली से ये जो जंगल अलग हो गया ना, क्या हरियाली से नहीं अलग हुआ? हरियाली को आपने ये कर दिया, सिद्धि कर दिया आपने। हरियाली है और हरियाली नहीं है। नहीं, दो जंगल है, एक सूखा एक में मतलब हरियाली है। जैसे इधर का जो जंगल है अभी हरा भरा है और जगह का जंगल है वो हरा भरा नहीं है। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। वो आप जो होते हैं ना, ये शब्द प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है तो उससे विशेषण विशेष भाव बदल जाता है। आप यदि कहेंगे हरियाली वाला जंगल है, ये जंगल कैसा है? हरियाली वाला है, और वो हरियाली वाला नहीं है, तो अब हरियाली इसका विशेषण हो गया जंगल का, है ना? हरियाली वाला ऐसा कहेंगे। लेकिन जंगल में हरियाली है, चाहे इस जंगल में चाहे उस जंगल में, ऐसा कहो आप, तो आप हरियाली के बारे में विचार कर रहे हैं। हरियाली को वहां विशेष बनेगी आपकी। इस टेबल पर पुस्तक है, उस टेबल पर नहीं है, ऐसा कहेंगे तो ये पुस्तक का ही आपने बता दिया, पुस्तक ही विचार आ रहा है। क्योंकि अन्य भी पुस्तक बहुत सारे हैं ना, आपने भले ही कहे नहीं यहाँ पर, लेकिन अन्य पुस्तक है जो कि इसमें नहीं है, तो उनसे यह पुस्तक अलग किया जाएगा इस टेबल के द्वारा। ऐसे होता है। हाँ, तो कोई नहीं, साफ करेंगे बाद में। तो जो जहाँ रहता है, हाँ, वो यहाँ है। गंगा जी में स्वच्छ जल है, उसमें वो जल नहीं है। तो अब ये क्या है? इस जल को ही विशेषित किया जा रहा है, ये स्वच्छ जल है, इसमें रहने वाला जल स्वच्छ है, उसमें रहने वाला जल स्वच्छ नहीं है। इस प्रकार से जो कहता है, आपकी दृष्टि है, आपको बताया ना कि शब्द प्रयोग से अंतर आ रहा है यहाँ पर। केवल आप गंगा जी के बारे में भी ये विशेषता कह सकते हैं, गंगा जी का जल स्वच्छ है, अन्य का जल स्वच्छ नहीं है, ये विशेषता गंगा जी की हो गई, ऐसा आप कहेंगे। ये आपको लगता है, इस प्रकार से भाव होता है। लेकिन अभी आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो जल के बारे में बोला जा रहा है, गंगायाम जलम। ठीक, उस प्रकार के प्रयोग से आप ऐसा समझिए। लेकिन गंगायाम जलम अस्ति, ऐसा जब कहेंगे ना आप, गंगा जी में जल है, तो गंगा जी में जल है अर्थात उस वह जल को आप एक अन्य जलों से अलग कर रहे हैं कि गंगा जी का जल, गंगा जी में रहने वाला जल, अर्थात अन्य जल नहीं। अन्य जल से वह गंगा उस जल को अलग करेगी, गंगा रूपी विशेषण। जो स्वच्छ जल है वो और नदियों से गंगा जी को अलग कर रहा है ना। कौन? जो स्वच्छ जल है, जल तो हर जगह ही है, पर इसका पानी स्वच्छ है, उसका पानी गंदा या खराब पानी है। हाँ, वही आता है, आप उस प्रकार से समझिए। लेकिन जब शब्दशाह विचार होता है ना, शब्द का अपना एक सामर्थ्य होता है, तो वो शब्द आपको बताएगा क्या है, वो तो जल को बताएगा। गंगा जी में जल है, ऐसा जब कहेंगे, गंगा जी में शुद्ध जल है, अर्थात अन्यत्र जो जल है वो शुद्ध नहीं, आपको ये कहना है ना। इस प्रकार से आप कहना चाहते हैं, इसका मतलब गंगा जी का आप विशेषता बता रहे हैं। जब मैं आ गया, सप्तमी का आपने जब प्रयोग कर लिया, तो विशेषण तो गुरु जी विशेष में रहने वाला गुण है ना। गुण नहीं, हर बार उसमें रहने वाला एक अलग करने वाला, ये समझिए। भेदक जो होता है, जो अलग करता है अपने आश्रय को, अपने विशेष्य को, जो अन्य से अलग करने वाला होता है, उसको कहते विशेषण। तो ये विशेषण क्या करता है? गंगा जी को, ये गंगा जी इसको अलग करेगी, इस जल को, कि गंगा जी का जल है या गंगा जी में स्थित जल है, ऐसा जब कहेंगे, अर्थात जो दूसरा जल है वो गंगा जी में स्थित वाला जल नहीं है, तो गंगा जी रूपी विशेषण वाला वो जल नहीं है जो अन्य जल है, और ये गंगा जी रूपी विशेषण वाला जल है। ऐसा होता है, जो जहाँ रहता है वो यहाँ पर विशेषण बनता है। देखिए यहाँ पर इसी प्रकार का विचार है। ये आप यदि ऐसा कहेंगे ना, शुद्ध जल वाली गंगा जी, फिर जल विशेषण हो गया। अब गंगा जी को आप मुख्य रूप से कहना चाहते हैं, और गंगा जी में शुद्ध जल है, शुद्ध जल अभी विशेष्य हो गया। प्रयोग आप यदि पहले करेंगे तो विशेषण हो जाएगा, प्रयोग पहले करेंगे विशेषण, बाद में करेंगे तो विशेषण, ऐसा होता है। शुद्ध जल गंगा, हाँ, ये आप वैसे तो गंगा शुद्ध जल गंगा जी में है, ये हम हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो सप्तम्यंत रहेगा ना वो विशेषण रहेगा। इस प्रकार से होता है व्याकरण में, गंगायाम शुद्ध जलम। हाँ, संज्ञा क्या, ये तो हाँ बन जाता है उसको, जो विशेषते आनी ना, पृथक क्रियते आनी ना, जिसके द्वारा पृथक किया जाता है उसको विशेषण ऐसा नाम हो जाता है। ये कोई विशिष्ट की नहीं, इसी कोई विशेषण कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई का भी विशेषण बन सकता है। आप उससे किसी को अलग करना चाहेंगे वो विशेषण बनेगा, और उसको अलग करना चाहेंगे वो विशेषण विशेष्य बन जाएगा। ऐसे मनुष्य कभी विशेषण भी बनेगा, कभी विशेष्य भी बनेगा। जैसे क्या है, वो तो ऊंचा मनुष्य है, उन्नत मनुष्य है, गोरा मनुष्य है, अब मनुष्य उसका विशेष्य हो रहा है। और
मनुष्य वाला यह प्रांत है, बहुल मनुष्य वाला, बहुत सारे मनुष्य वाला यह देश है। अब मनुष्य विशेषण हो गया। या मनुष्य दुर्गुणः सन्ति, तो मनुष्य दुर्गुणः सन्ति, तो यहाँ पर विशेष्य कौन है? अब आप मुख्य रूप से कह रहे दुर्गुणों को, अब उसका स्थान जो बताया जाएगा ना, तो वो दुर्गुणों का परिचय देने के लिए आपने स्थान का प्रयोग किया है, दुर्गुणों को समझाने के लिए। आपको उसके आश्रय से मतलब नहीं है, अभी आपको उसमें स्थित दुर्गुणों को बताना है, क्योंकि इसका कर्ता कौन है? दुर्गुण है ना, मनुष्य दुर्गुणः सन्ति। अब दुर्गुणों को बताना चाहते हैं, अब दुर्गुण कहाँ है ये बाद में आपको जिज्ञासा होगी, आकांक्षा होगी। दुर्गुणः सन्ति इतने आपने सुन लिया, दुर्गुण है कहाँ है, तो उसके पीछे है। तो वो उस दुर्गुणत्व के आश्रय की सिद्धि के द्वारा उसका उपकारक होता है। से में आश्रय से ज्यादा मतलब नहीं यहाँ पर, मतलब वो विशेषण है, गौण है, ऐसे होता है यहाँ पर। मनुष्य में दुर्गुण है अर्थात अन्य में दुर्गुण नहीं है, इस प्रकार से जो आपको कहना है, तो वो दुर्गुण मनुष्यस्थत्व उसका विशेषण हो जाता है। मनुष्य में रहने पना वो उसका विशेषण है, दुर्गुणत्व। में आ गया ना, उसमें रहने वाला वही तो विशेषण होगा। तो जंगल में हरियाली है तो ये में ही आ गया है ना, तो ये तो बोलना कि जो जंगल है वो विशेष है और जो उसकी हरियाली वो विशेषण हो गया, ये बात मैं बोलना नहीं, उल्टा हो गया ना, ये तो नहीं बोला। में जहाँ आ गया वो विशेषण है, में जहाँ आ गया। हाँ अच्छा, देना पड़ेगा, इसमें नीलापन है ना। हाँ, तो रबड़ में नीलापन है, ठीक है। तो ये जो नीलापन है ये क्या है इसका? ये इसका विशेषण नहीं है, ये जो प्रयोग आप कर रहे हैं ना। हाँ। ये इस प्रयोग में नीलापन विशेषण है। क्या है? विशेष। रबर में नीलापन है, ये प्रयोग जब आप करेंगे, इस प्रयोग में नीलापन विशेष्य बनेगा, और नीला रंग वाला ये रबर है, अब ये नीलापन इसका विशेषण बनेगा। घटवद भूतलम, और भूतले घटा, भूतल में घड़ा है, अब घट विशेष्य हो गया, और घट से युक्त भूतल है, अब घट विशेषण हो गया। ठीक है, नील रंग से ये रबड़ है। हाँ, तो नील रूप विशेषण हो गया अब। हाँ। लेकिन रबर में नीला रूप है। हाँ। अब वो विशेष हो गया। हाँ, तो कोई नहीं, ऐसा समझ लीजिए, इतना है। तो भूतले घटो नास्ति, भूतल में घट नहीं है, तो भूतल में क्या है? भूतल में घट का अभाव है। भूतल में घट नहीं अर्थात भूतल में घट का अभाव है। अब भूतल में घटा भाव अस्ति, यहाँ पर भूतल है विशेषण, भूतले घटा भाव अस्ति है ना। भूतल क्या है? उस घटा भाव का विशेषण है, और घटा भाव है उसका विशेष्य है। तो ये जो घटा भाव विशेष्य है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? चक्षु का संयोग संबंध हो जाएगा भूतल के साथ। चक्षु का संयोग संबंध किसके साथ होगा? भूतल के साथ। तो चक्षु संयुक्त कौन है? भूतल है। और चक्षु संयुक्त जो भूतल है उसमें विशेष्य कौन है? घटा भाव विशेष है ना इस ज्ञान में। भूतले घटो नास्ति, इस ज्ञान में भूतल है विशेषण और घटा भाव है विशेष्य। तो चक्षु संयुक्त भूतल, उसमें विशेष्य कौन है? घटा भाव। चक्षु संयुक्त भूतल में विशेष्य कौन है? घटा भाव। विशेष्यता कहाँ रहेगी? घटा भाव में। घटा भाव जो विशेष्य, तो विशेष्यता उसमें केवल तल जोड़ देना है आपको। जो विशेष्य होगा उसमें विशेषता रहेगी, जो विशेषण होगा उसमें विशेषणता रहेगी, है ना। तो घटा भाव क्या है यहाँ पर? विशेष्य है। घटा भाव विशेष्य है और उसमें क्या रहेगी? विशेषता रहेगी। तो चक्षु संयुक्त भूतल और उसमें विशेष्य है घटा भाव, और उस घटा भाव में रहेगी विशेषता। तो इस प्रकार से चक्षु का उस घटा भाव के संबंध बन जाएगा चक्षु संयुक्त विशेषता, संयुक्त विशेषता संबंध, चक्षु संयुक्त विशेषता। ये बात समझ में आ रही? जब घटा भाव विशेष्य होगा तो संयुक्त विशेषता, और घटा भाव जब विशेषण होगा तब विशेषण कब होगा? घटा भाव। जब आप इस प्रकार का प्रयोग करेंगे घटा भाववद भूतलम, क्या प्रयोग करेंगे? घटा भाववद भूतलम। अब ये भूतल की विशेषता है भाई, ये भूतल कैसा? घटा भाव से युक्त भूतल है। हाँ, घटा भाव वाला भूतल। तो घटा भाव उसका विशेषण है और भूतल विशेष्य है। तो आप चक्षु का संबंध तो अभाव के साथ सीधा नहीं होने वाला। चक्षु पहले जाएगी उस अभाव के आश्रय के तरफ जहाँ ये घटा भाव है, जो अभाव का अनुयोगी है, जहाँ पर अभाव है। तो भूतल में घटा भाव है, तो घटा भाव का आश्रय कौन है? भूतल है। तो चक्षु का संयोग संबंध हो जाएगा भूतल के साथ। जो चक्षु संयुक्त है भूतल, और उस भूतल में घटा भाव क्या है? अब घटा भाववद भूतलम, इस ज्ञान में घटा भाव क्या है? विशेषण है। और उस घटा भाव में क्या रहेगी?
विशेषणता रहेगी। तो चक्षु संयुक्त भूतल, उसमें विशेषण है घटाभाव, उसमें रहेगी विशेषणता। तो जब घटाभावत भूतलम, इस प्रकार से आपको घटाभाव का प्रत्यक्ष करना है, घटाभावत भूतलम, इस प्रकार से यदि घटाभाव का प्रत्यक्ष करना हो तो चक्षु का कौन सा संबंध कारण बनेगा? संयुक्त विशेषणता संबंध, है ना, संयुक्त विशेषणता संबंध। और अभाव जब विशेष रहेगा तो संयुक्त विशेषता संबंध, संयुक्त विशेषणता, संयुक्त विशेषता। तो ये विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष जो आया है ना, तो भाव का अन्वय प्रत्यय के साथ आप करेंगे। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, ये भाव का दोनों के साथ संबंध करना, विशेषण भाव संबंध, विशेष्य भाव संबंध, तत् विशेषणता सन्निकर्ष और विशेषता सन्निकर्ष, ऐसे ये संबंध बन जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए घटाभावत भूतलम इत्यत्र, यहाँ पर चक्षु संयुक्त भूतल है। चक्षु संयुक्त कौन है? भूतल। और उस चक्षु संयुक्त भूतल में घटाभाव से विशेषणत्वात्, घटाभाव क्या है? उसमें विशेषण है। तो चक्षु संयुक्त भूतल में घटाभाव में विशेषणत्व होने के कारण से, चक्षु संयुक्त भूतल में जो घटाभाव है और उस घटाभाव में विशेषणत्व होने के कारण से चक्षु का घटाभावत भूतलम यह प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा संबंध कारण बनेगा? संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष, ये कारण बनेगा, संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष। अब इसी प्रकार से आपको सभी में घटाना ही है। अभाव कहाँ कहाँ हो सकता है? अब जैसे भूतल में घटाभाव है ना, घट में पट का अभाव है, वो कहाँ का कोई कोई अभाव हो सकता है। अब देखिए घट है, घट में घटत्व रहता है, घट में घटत्व रहता है, घट में पट है क्या? या घट में पटत्व है क्या? नहीं। तो घट में पटत्व का क्या है? अभाव है। तो घट में पटत्व के अभाव को प्रत्यक्ष करना है आपको। घटे पटत्वा भाव या पटत्वा भाववान घटः, ये इस प्रकार से आपको किसका प्रत्यक्ष करना है? पटत्व के अभाव का प्रत्यक्ष करना है। कहाँ करना है? घट में। तो घट में जब पटत्व के अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा संबंध कारण बनेगा? चक्षु संयुक्त है घट, और उसमें पटत्व का अभाव किस संबंध से रहेगा? समवाय नहीं, अभाव जो है ना अपने अधिकरण में विशेषणता से निकर्ष से रहेगा। एक सामान्य नियम समझ लीजिए, अभाव अपने आश्रय में किस संबंध से रहता है? विशेषणता से निकर्ष से। लेकिन इन्होंने अलग किया है, जब वो अभाव विशेषण रहेगा तो विशेषणता से निकर्ष से रहेगा, और जब वो विशेष्य रहेगा तो विशेषता से निकर्ष से। अभाव अपने आश्रय में या तो विशेषणता से निकर्ष से रहेगा या तो विशेषता से निकर्ष से रहेगा। तो इसलिए इंद्रिय पहली जाएगी आश्रय के पास, अभाव जहाँ है उसके साथ इंद्रिय का पहले संबंध होगा, और उसके साथ संबंध होने पर फिर वो अभाव वहां पर किस संबंध से रहता है ये विचार करना है आपको। तो घट में पटत्व का अभाव किस संबंध से रहेगा? विशेषणता सन्निकर्ष से या विशेषता सन्निकर्ष से, आपके प्रयोग के ऊपर निर्भर है। आप यदि घटे पटत्वा भाव ऐसा कहेंगे, क्या कहेंगे? घटे पटत्वा भाव। अब यहाँ पर विशेष है पटत्व का अभाव, यहाँ पर विशेष क्या है? पटत्व का अभाव। और जब आप कहेंगे कि पटत्वा भाववान घटः, पटत्वा भाववान घटः, अब यहाँ पर पटत्व का अभाव विशेषण बन गया। पटत्व का अभाववान घटः, तो घट है विशेष और पटत्व का अभाव है विशेषण। तो जब पटत्वा भाववान घटः इस प्रकार से आपको प्रत्यक्ष करना है तो चक्षु संयुक्त घट और उसमें पटत्वा भाव विशेषण है, उसमें रहेगी विशेषणता। तो इस प्रकार से चक्षु का इस पटत्वा भाव के साथ संबंध होगा चक्षु संयुक्त विशेषणता, चक्षु संयुक्त। तो घट में पटत्व के अभाव को प्रत्यक्ष करना हो चक्षुरिंद्रिय के द्वारा तो चक्षु संयुक्त विशेषणता से निकर्ष कारण होगा, है ना। इसी प्रकार से त्वगिंद्रिय से जब आपको प्रत्यक्ष करना है ना, पटत्व के अभाव का प्रत्यक्ष आप किस किस इंद्रिय से कर सकते हो? हाँ, और किसी इंद्रिय से क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, हाँ, यह है पट का यदि प्रत्यक्ष कर लेती अन्य इंद्रिय तो फिर उसमें रहने वाले धर्म और उस धर्म के अभाव का प्रत्यक्ष अन्य इंद्रिय करती। लेकिन त्वग और चक्षु से अतिरिक्त इंद्रिय पट अथवा पटत्व को विषय नहीं कर सकती है, और पट और पटत्व को विषय नहीं कर सकती है इसलिए उसमें उसके अभाव को भी वो प्रत्यक्ष नहीं करेगी, है ना। घ्राण इंद्रिय पट को विषय नहीं करती है इसलिए पटत्व को विषय नहीं कर सकेगी, और पटत्व को जब विषय नहीं कर सकी तो उसके अभाव को भी वो प्रत्यक्ष नहीं कर सकती है।
इसलिए पटत्व के अभाव का प्रत्यक्ष केवल 2 इंद्रिय से होगा, चाहे जहां करना हो आपको, आश्रय चाहे जो आपको। हाँ, आश्रय तक तो पहुंच सकती सभी इंद्रियां। अब आकाश में पटत्व का अभाव कहो, चाहे आप पुस्तक में कहो, चाहे आप सर में कहो, चाहे पैर में कहो, पटत्व का अभाव जहां कहना है वहां तक तो इंद्रिय पहुंच सकती है, आश्रय तक इंद्रिया जा सकती है, लेकिन उस वस्तु के अभाव को प्रत्यक्ष वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें उस वस्तु को प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य नहीं है। देखिए ना, क्या श्रोत्र नहीं जा पाएगा भूतल तक, नहीं जाएगा, घट तक नहीं जाएगा श्रोत्र। ऐसा करने पर घट को ले आइए या श्रोत्र वहां ले जाइए, तो श्रोत्र का संयोग संबंध हो जाएगा, उसके साथ संयोग हो जाएगा, लेकिन वो आगे न उसका प्रत्यक्ष कर सकता है, न उसमें किसी अभाव का प्रत्यक्ष कर सकता है। हाँ, उसमें शब्द के अभाव का प्रत्यक्ष कर सकता है, उसमें शब्द के अभाव का प्रत्यक्ष करेगा। हाँ, लेकिन उसमें क्या, उसमें शब्द तो है ही नहीं ना, ठीक है, ऐसा करेगा, शब्द तो ऐसा है नहीं, शब्द यहाँ वहां नहीं होता है, शब्द तो आकाश में रहता है ना, शब्द घटाधिक में नहीं, न्याय मत में शब्द केवल आकाश में रहता है। तो श्रोत्र का संबंध सीधा शब्द के साथ समवाय ही होगा, चाहे आप घट से आ रहा है तो घट से नहीं आ रहा है, वो तो शब्द आकाश से ही आ रहा है तो उसका सीधा संबंध ही होगा। यहाँ से ठोक रहे हैं ना, अभी आपको अब नहीं ठोका तो क्या होगा, इस शब्द के अभाव का प्रत्यक्ष आपको हो रहा है। इस शब्द के अभाव के प्रत्यक्ष के लिए श्रोत्र को यहाँ आकर के आप ये प्रत्यक्ष करने की बात नहीं है, वो शब्द तो वहां पहुंचा था, जिस शब्द का श्रोत्र ने प्रत्यक्ष किया उसके पास श्रोत्र नहीं आया था, ये शब्द उसके पास गया था। अब जो जाने वाला शब्द है वो अभी नहीं आ रहा है, श्रोत्र के पास जाने वाला शब्द अभी नहीं आ रहा है, तो श्रोत्र क्या करेगा, उसके अभाव का प्रत्यक्ष करेगा। तो कहाँ था वो अभाव, आकाश में। शब्द कहाँ था, शब्द आकाश में था, अभाव भी आकाश में। तो श्रोत्र का आकाश के साथ तो संबंध होना नहीं है, सीधा ही खुद में ही उसका अभाव है वो। तो श्रोत्र के द्वारा यदि शब्दाभाव का प्रत्यक्ष करना हो तो केवल विशेषणता सन्निकर्ष कारण हो, बीच में संयुक्त आदि कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि शब्दाभाव कहाँ है, वही श्रोत्र में ही शब्द का अभाव है, श्रोत्र ही आकाश है और वही में शब्द नहीं है। शब्दाभाव का आश्रय कौन है, जो ये लोग कहते हैं कि शब्द जो आकाश रहता है उसका भी नाश नहीं होता। हाँ, वो रहता है उसमें, अलग अलग उसमें रहता है, ऊपर रहता है, आकाश में है और उसका नाश भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये इंद्रिय उसको क्यों नहीं ग्रहण कर पा रही है। इसमें श्रोत्र इंद्रिय, अगर आकाश से संबंध है ना श्रोत्र का, आकाश में होने मात्र से शब्द का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके क्षेत्र में आना चाहिए। आपको बताया ना, दुनिया में इतने शब्द हो रहे हैं, हम कहाँ सुन पा रहे हैं। तो हमारा वो शब्द जो बनते ना 10 दिशाओं में, पत्थर डालने से जो 10 दिशाओं में बनता है उसकी एक सीमा होती है ना, वो कहाँ तक बनेगा, उसकी बात फिर वो शब्द क्या है, वो हट जाता है, कट जाता है। एक है, अब इनके मत में तो शब्द अनित्य मानेंगे, शब्द अनित्य है, हाँ, न्याय मत में अनित्य। ये जो वैयाकरण है वो उसको नित्य मानते हैं। ये शब्द तो नष्ट हो जाएंगे, आकाश में शब्द बनते जाएंगे नए नए, 10 दिशाओं में शब्द होकर के फिर वो चले जाएंगे पूरे। नहीं तो फिर हम बाद में भी उसका फिर से प्रत्यक्ष करना चाहे तो फिर ये रिकॉर्डिंग करने की जरूरत ही नहीं भाई, वो वही आकाश में खोज लो उसको लगा लो क्या कर लो, वो भी ऐसा ही है, वो अनित्य है, उत्पन्न होते इस प्रकार से जब वो मानते हैं नैयायिक इस प्रकार से। और नैया ये वैयाकरण आदि क्या कहते हैं, वर्ण अभिव्यक्त होता है, वर्ण प्रकट होता है। यहाँ से जब हम बोलते हैं ना तो वर्ण प्रकट हो गया, प्रकट होना और उत्पन्न होना इसमें अंतर होता है। ये लाइट जलाने पर ये पदार्थ आपको दिखाई देने लगे, यहाँ जो थे अंधेरे में नहीं दिखाई देते थे, लाइट जलाने पर दिखाई देने लगे। दिखाई देने लगे इसका मतलब इस लाइट ने इस कमरे में पदार्थ को उत्पन्न किया गया नहीं, अभिव्यक्त किया, प्रकाशित किया। तो इसी प्रकार से हम जब बोलते हैं ना तो वर्ण प्रकट होते हैं, आपको सुनने लायक हो जाते हैं, वो हमेशा है वर्ण, और वो अभी आपने प्रकट कर दिए। अब नहीं बोलते तो प्रकट नहीं रहते हैं, ये कहते हैं वैयाकरण लोग, इसलिए वर्ण नित्य है। ये कहते वर्ण को आप उत्पन्न करते हो, वर्ण यहाँ से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने से वो फिर नष्ट भी हो जाएंगे वर्ण, इस प्रकार से होता है। इसलिए शब्द का अभाव आ जाएगा, नहीं तो शब्द का अभाव कैसे कह सकते ये, शब्द यदि रहेगा हमेशा। अब मैंने कुछ ऐसा शब्द किया, अब शब्द हो रहा है क्या, तो अब क्या है, तो शब्द का अभाव आप इसलिए कहते हैं कि वो शब्द नष्ट हो गया जो हुआ था। यदि वो है, वो रहता है, वो नित्य है, तो फिर शब्द का अभाव होगा ही नहीं कभी। शब्द का अभाव होता है क्योंकि उत्पन्न हुआ था, उत्पन्न होता है तो नष्ट होता है, इस प्रकार का नियम है। तो ऐसा यहाँ पर ये है, तो ये आपको घट में एक वस्तु में
अभाव का प्रत्यक्ष का विचार दिया। अभी आपको घटत्व में जैसे प्रत्यक्ष करना है, घट में रहता है घटत्व, और घटत्व में पटत्व है क्या? घटत्व में पटत्व का क्या रहेगा? पटत्व का अभाव कहाँ है? अभी घटत्व में अभाव है, घटत्व में पटत्व का अभाव है। अब चक्षु को यदि घटत्व में पटत्व के अभाव को प्रत्यक्ष करना है, चक्षु के द्वारा यदि घटत्व में पटत्व अभाव का प्रत्यक्ष करना है, तो पहले चक्षुरेंद्रिय यहाँ पहुंचेगी, संयुक्त समवाय संबंध से यहाँ पहुंची हुई है वो चक्षुरेंद्रिय। अब उसमें पटा अभाव रहे, पटत्व अभाव रहेगा विशेषणता संबंध से, है ना। तो चक्षु संयुक्त समवेत, चक्षु संयुक्त है घट और उसमें समवाय संबंध से रहता है घटत्व, तो चक्षु संयुक्त घट में समवेत समवाय संबंध से रहने वाला है घटत्व। तो चक्षु संयुक्त समवेत घटत्व और उसमें विशेषणता संबंध से रहता है पटत्व का अभाव। तो घटत्व में यदि पटत्व के अभाव को प्रत्यक्ष करना हो तो चक्षुरेंद्रिय का चक्षु संयुक्त समवेत विशेषणता संबंध कारण होगा, चक्षु संयुक्त समवेत विशेषणता संबंध एक कारण हो जाएगा। ये संबंध लगेगा यहाँ पर। अभी आपको और एक संबंध बाकी इसमें, चक्षु संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता, जो हमारा तीसरा संबंध था, संयुक्त संयोग, संयुक्त समवाय और संयुक्त संवेद समवाय। चक्षु के द्वारा संयुक्त संवेद समवाय संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है? चक्षु के द्वारा संयुक्त समवेत समवाय संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है? सोच करके बोलना है। हाँ, और संयुक्त संवेद संयुक्त समवाय संबंध से हाँ, नहीं उल्टा हो गया आपका। संयुक्त समवाय संबंध से घटत्व जाति का प्रत्यक्ष होगा अथवा घट में रहने वाले रूपादि गुण का प्रत्यक्ष होगा। संयुक्त समवाय संबंध से चक्षु के द्वारा किसका प्रत्यक्ष होगा? घट में रहने वाले रूप अथवा घट में रहने वाला घटत्व, इसका प्रत्यक्ष होगा चक्षु के द्वारा संयुक्त समवाय संबंध से। तो फिर संयुक्त संवेद समवाय संबंध से किसका प्रत्यक्ष होगा? रूपत्व का प्रत्यक्ष होगा, नीलत्व का, शुक्लत्व का, ये जो गुण में रहने वाली जाति है इनका प्रत्यक्ष होगा। किस संबंध से? संयुक्त संवेद समवाय संबंध से। तो देखिए घट में है नीला रूप, उसमें रहता है नीलत्व, उस नीलत्व का प्रत्यक्ष चक्षु के द्वारा किस संबंध से होता है? संयुक्त संवेद समवाय संबंध से। अब ये जो शुक्ल नीलत्व है, घड़े के नील रूप में जो नीलत्व है, इसमें पीतत्व है क्या? इसमें पट है क्या? कोई भी जो पदार्थ है इसका अभाव है अन्य पदार्थों का। तो नीलत्व में पीतत्व नहीं है, नीलत्व में क्या नहीं है? पीतत्व नहीं है। तो नीलत्व में पीतत्व का क्या है? अभाव है। अब नीलत्व में पीतत्व के अभाव का प्रत्यक्ष करना है, किस इंद्रिय से होगा? चक्षु इंद्रिय से। और किस इंद्रिय से होगा? हाँ, रूप का प्रत्यक्ष त्वगेंद्रिय से नहीं होता है, इसलिए उसके अभाव का प्रत्यक्ष भी वो नहीं कर सकती है। तो नीलत्व में पीतत्व के अभाव का प्रत्यक्ष केवल किस इंद्रिय से होगा? केवल चक्षु इंद्रिय कर सकते हैं, और कोई इंद्रिय नहीं, है ना। तो चक्षु संयुक्त घट है, उसमें समवेत है शुक्ल रूप, उसमें समवेत है नीलत्व। नीलत्व के साथ चक्षु का कौन सा संबंध है नाथ महाराज? हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, संयुक्त संवेद समवाय। तो चक्षु का नीलत्व के साथ कौन सा संबंध है? संयुक्त समवेत समवाय। तो चक्षु का नीलत्व के साथ संबंध है संयुक्त संवेद समवाय। अब उसमें पीतत्व नहीं है, उसमें पीतत्व के अभाव का प्रत्यक्ष जब करना है तो पीतत्व का अभाव उसमें रहेगा विशेषणता संबंध से या तो विशेषता संबंध से। फिर चक्षु के द्वारा नीलत्व में जो पीतत्व का अभाव है उसका प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा संबंध कारण बनेगा? संयुक्त संवेद समवाय विशेषणता अभाव। समवाय नहीं करना है, आपको बोला ना, जब आप समवाय के आगे कुछ जोड़ेंगे तो फिर समवाय के स्थान पर समवेत प्रयोग करेंगे। समवाय के आगे और कुछ आपको जोड़ना है, कोई संबंध जोड़ना है तो समवाय के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? समवेत करेंगे। होने दीजिए, कोई बात नहीं, वो भी समवाय संबंध से रहता है, ये भी समवाय संबंध से रहता है। देखिए घट में रूप समवाय संबंध से रहता है, नील रूप, और उस नील रूप में नीला तो भी समवाय संबंध से रहता है। तो दोनों भी समवाय संबंध से रहने वाले हैं ना अपने अपने आश्रय में। विशेषणता ये संबंध हो जाएगा। चक्षु संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता संबंध से चक्षु के द्वारा नीलत्व में पीतत्व के अभाव का प्रत्यक्ष होगा।
इस प्रकार से करना है। हाँ, ठीक है। 3 हो गए। आज की बुद्धि काफी है। ठीक है, अभी और विचार कीजिए इसमें अभाव का प्रत्यक्ष जब करना है आपका अन्य इंद्रिय के द्वारा। अपनी बुद्धि के अभाव का प्रत्यक्ष। तो अभी बुद्धि बाकी है जो अभाव का प्रत्यक्ष कर रही है। बाकी है, वही पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।